आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अर्थशास्त्र का परिचय जानेंगे और हम कक्षा 12वीं के सभी छात्र जो अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं उन सभी को हम अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। वहीं साथ ही साथ अर्थशास्त्र क्या है इसे हम समझ पाएंगे। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य है धन तथा धन संबंधी सारी जो भी वस्तुएं हैं और धन संबंधी सारी क्रियाएं। हम यहाँ पर जितनी भी वेल्थ रिलेटेड चीजें हैं उन सब का अध्ययन जब करते हैं तो यही बन जाता है अर्थशास्त्र। जैसे कि अगर हम और विषयों की बात करें तो भौतिक शास्त्र, जहाँ पर भौतिक वस्तुओं और जितनी भी भौतिक जगत की गतिविधियां हैं इन सबका अध्ययन करता है। रसायन शास्त्र की जब हम बात करें तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं अभिक्रियाएं हैं उन सबका अध्ययन हम रसायन क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं या रसायन शास्त्र में करते हैं। वैसे ही हमारा जो अर्थशास्त्र है यह किसका अध्ययन करता है? यह धन संबंधी सारी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का जो केंद्र बिंदु है वह उपभोक्ता, वह मनुष्य जो अपने जीवन यापन के लिए सारी क्रियाओं को पूरा कर रहा है। इस प्रकार एक मनुष्य जब अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाओं को पूरा करता है और उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तब इनको वो किस प्रकार से पूरा करे, किस प्रकार से वह जीविका अर्जित करे, किस प्रकार से वह अपने आप के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाए, किस प्रकार वह अर्थव्यवस्था में सहयोग दे, इन सारी गतिविधियों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बच्चों, आज अगर हम हमारे चारों ओर देखें तो हम ये पाते हैं कि हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की गतिविधि से जुड़ा हुआ है। और जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो कहीं पर श्रम देकर कुछ धन प्राप्त कर रहा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो वो कंप्यूटर पर अपनी सेवाएं देकर के धन प्राप्त कर रहा है। अगर हम किसी एक ऑफिस में चले जाएं तो हम देखते हैं कि ऑफिस में कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और धन प्राप्त कर रहे हैं। अगर किसी के पास संपत्ति है तो वह उसे या तो विनियोजित कर रहे हैं या संपत्ति है तो किराए पर दे रहे हैं और धन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है और उससे वह अपने जीवन यापन को पूरा कर रहा है। वहीं जब हम इन सारी गतिविधियों को देख लेते हैं तो ये पूरी एक अर्थव्यवस्था का रूप ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था में हम प्रत्येक मनुष्य की जितनी गतिविधियां हैं और जो अर्थव्यवस्था या अर्थ से जुड़ी हुई हैं उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में देखा जाता है और वहीं यह उन समस्याओं के हल को क्योंकि कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, इसीलिए हम अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों के रूप में देखते हैं। बच्चों, जब हम अर्थशास्त्र शब्द की व्याख्या करते हैं तो अर्थशास्त्र से ही हमें एक और शब्द निकल कर आता है और वास्तव में अर्थशास्त्र के जो सही मायने हैं वो है स्कैर्सिटी यानी सीमितता। कल्पना करें हम एक ऐसे समाज में या एक ऐसी अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर हमारी जितनी आवश्यकताएं, हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास उतने ही साधन हैं, तो शायद किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी और पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें शायद अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता भी नहीं होगी। परंतु वास्तविक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अगर हम देखें तो प्रत्येक मनुष्य के पास या उसकी आवश्यकताएं तो अनंत हैं, उसकी ज़रूरतें तो अनगिनत हैं, परंतु उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास जो साधन है वह सीमित है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था में भी साधन सीमित होते हैं और इन सीमित साधनों से ही हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनाव करना होता है। तो वास्तव में अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जो इन सीमित विकल्पों के बीच हमें चयन के साथ एक ऐसा माध्यम प्रस्तुत करता है जिससे हम उस चीज को चुनते हैं, उस साधन को चुनते हैं जिससे हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर पाएं और एक अच्छे जीवन स्तर तक पहुंच पाएं।
यहाँ पर अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को हम एक विज्ञान मान सकते हैं, और साथ ही साथ में क्योंकि यह हमें इस प्रकार से कई तरीकों के बारे में बताता है, तो इसको हम कला के रूप में भी देख सकते हैं। और अर्थशास्त्र जब विज्ञान के रूप में देखा जाता है तो इसे हम दो प्रकार के विज्ञानों से समझ सकते हैं, एक वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान। बच्चों, जब हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में देखते हैं तब यह वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, और जब हम इसे आदर्श विज्ञान के रूप में जोड़ते हैं तब यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाता है। और जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, आदर्श जो हमें किसी भी आर्थिक गतिविधि, आर्थिक समस्या के आदर्शों से परिचित कराता है और उसके आधार पर समस्याओं के हल की विवेचना करता है, जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से अवगत कराता है और इसके हल का वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थशास्त्र में हम यह जानते हैं कि वास्तव में जो समस्या है वो क्या है। वहीं जब हम आदर्श विज्ञान की बात करते हैं तो हम समस्या को किस तरह से देखते हैं कि क्या होना चाहिए। हमारे पास जो भी विकल्प है उसके लिए हम विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब हम देखें तो वास्तविक विज्ञान जो वास्तविक आंकड़े हैं उन वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वह वास्तविक आंकड़ों से प्रेरित है। वहीं जब हम आदर्श विज्ञान को देखें तो आदर्श विज्ञान कहीं ना कहीं इन जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके संदर्भ में कुछ मापदंडों को प्रस्तुत करता है। ठीक है, कुछ मापदंडों को प्रस्तुत करता है और यह आदर्श रूप में क्या मापदंड होने चाहिए उनकी व्याख्या करता है। अगर इसे मैं आपको एक उदाहरण से बताऊं तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण लें तो भारत में बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति क्या है, या फिर भारत में आय की असमानता की स्थिति क्या है। वहीं तीसरी ओर हम देखें तो भारत में आय का स्तर किस प्रकार का है। ये सारी समस्याएं जब हम यहाँ पर हल करेंगे या इनके बारे में विचार करेंगे तो ये किस क्षेत्र में आ जाएगा, वास्तविक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर हम आदर्श अर्थशास्त्र के रूप में देखें तो बेरोजगारी की समस्या का हल किस प्रकार होना चाहिए इसकी व्याख्या आदर्श अर्थशास्त्र में की जाएगी। आय के असमान स्तर को हम किस प्रकार समान कर सकते हैं इसके प्रयासों को भी हम आदर्श विज्ञान के क्षेत्र में रखेंगे। और वहीं जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय का स्तर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठना चाहिए, तो ये हमें आदर्श विज्ञान या आदर्श अर्थशास्त्र के अंतर्गत पता चलेगा। जब हम अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय में बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। एक हमारे पास होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। फर्स्ट हमारे पास है व्यष्टि अर्थशास्त्र। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है समष्टि अर्थशास्त्र। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो व्यष्टि वर्ग शब्द है यह सूक्ष्म शब्द को बता रहा है, और सूक्ष्म का अर्थ होता है जिसे अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, बहुत छोटी सी इकाई। तो जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन सूक्ष्म इकाई को आधार मानते हुए करते हैं या सूक्ष्म रूप में करते हैं तब इसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी एक उपभोक्ता के अलावा किसी एक फर्म के विषय में छोटे छोटे इकाइयों को लेकर हम इनका अध्ययन करते हैं। और जब हम उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक उपभोक्ता किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, किस प्रकार वह वस्तुओं की मांग करता है और किस प्रकार वह इस मांग में परिवर्तन करता जाता है। तो इस प्रकार जब हम उपभोक्ता के सभी व्यवहारों का अध्ययन करते हैं तो वो किसका केंद्र बिंदु होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होता है। बच्चों, साथ ही साथ में एक चीज जानना और जरूरी है, जहां हमारी अर्थशास्त्र का अध्ययन का केंद्र बिंदु उपभोक्ता है वहीं उपभोक्ता
उत्पादक पक्ष के बिना अधूरा है। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर फर्म या उत्पादक संस्थाएं अपना योगदान देती हैं। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक फर्म का अध्ययन करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि एक फर्म उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए किस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन करती है, किस प्रकार वह लागत का निर्धारण करती है और किस प्रकार वह संतुलन स्तर पर पहुंचती है। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र को देखते हैं तो जैसा कि इसके नाम से हमें स्पष्ट है, समष्टि का अर्थ होता है समूह या फिर ग्रुप या फिर वह सामूहिक क्रियाएं जिसे आप समूह के रूप में, कुल के रूप में जानते हैं और इसके आधार पर हम समस्याओं की विवेचना करते हैं। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा एक नाम दूं तो वो होगा योगात्मक अर्थशास्त्र। इस प्रकार हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितने भी उपभोक्ता हैं उन कुल उपभोक्ताओं के विषय में चर्चा करेंगे। वहीं जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी देश में जितनी भी फर्म काम कर रही हैं, सभी फर्म की प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इनके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु होगा। बच्चों यहाँ पर एक विशेष चीज को और हम समझें, वो ये कि जब हमने समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोक्ताओं के कुल की विवेचना की, वहीं जब हमने सभी फर्मों के बारे में विवेचन दिया, वहीं अगर हम एक देश का उदाहरण लें तो एक देश को हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखें या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखें, यह जानना भी बहुत रोचक है। जब हम एक देश के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं और हम सभी फर्मों के बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करते हैं, इनके संबंध में समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनके हल की बात करते हैं, तब यह समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन जब हम किसी एक देश को विश्व के अन्य देशों के साथ जोड़ते हैं तब यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत माना जाएगा। इस प्रकार बच्चों व्यष्टि अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मांग के साथ ही पूर्ति और साथ ही साथ में कीमत, इन सभी चीजों को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को या व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम रोजगार और रोजगार के साथ गरीबी, फिर कुल आय और कुल आय के साथ में और बहुत सी ऐसी समस्याएं जो पूरे देश से जुड़ी हुई होती हैं, उन सभी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम आय और रोजगार के सिद्धांत को शामिल करते हैं। बच्चों अब हम आ रहे हैं अर्थव्यवस्था की तरफ। बच्चों अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कई सारे शब्द हैं, जैसे अर्थशास्त्र या फिर आर्थिक या फिर अर्थव्यवस्था या फिर अर्थ से जुड़े हुए कई सारे शब्द, जिनमें से एक शब्द है अर्थव्यवस्था। हम सभी ने समाचार पत्रों में, टीवी पर और कई जगहों पर अर्थव्यवस्था शब्द को सुना है। तो आइए हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था शब्द का तात्पर्य क्या है। बच्चों अर्थव्यवस्था एक देश की या किसी भी एक राजनीतिक और भौगोलिक जो सीमाएं हैं जिसे हम एक देश की संज्ञा देते हैं, उसके अंतर्गत वहाँ रह रहे सभी व्यक्तियों के जीवन यापन के लिए जितनी भी आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का वह सामूहिकरण है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सारी आर्थिक क्रियाओं को पूरा करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि उस जगह पर रहने वाले सभी निवासी अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार आर्थिक क्रियाओं को पूरा कर रहे हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रत्येक देश इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रणालियां हैं उनमें से अलग अलग प्रणालियों को अपनाता है और इन प्रणालियों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए बच्चों इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताती है जहां पर जितने भी उत्पादन के साधन हैं अर्थव्यवस्था में, जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर वो सारे रिसोर्सेस या वो सारे के सारे साधन प्राइवेट ऑर्गेनाइज के कंट्रोल में हो या फिर किसी निजी क्षेत्र के अधिकार में हो, उन सभी पर नियंत्रण, उन सभी का मैनेजमेंट या प्रबंध और उन सब के सारे निर्णय जब निजी हाथों में होते हैं तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। बच्चों, 16वीं सदी में इस प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इंग्लैंड में देखी गई थी और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसा मैंने आपको बताया, जो भी साधन हैं, चाहे फिर वो पूंजी हो या फिर श्रम हो या फिर जो साहस है, ये सभी साधन इन निजी हाथों में केंद्रित होते हैं और इन्हीं के द्वारा ये तय किया जाता है कि इन साधनों के सहयोग से इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र कितनी वस्तुओं का कितनी मात्रा में किस कीमत पर उत्पादन करेंगे। वहीं साथ ही साथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता को सम्राट की तरह माना जाता है और यहाँ पर जितने उत्पादक हैं वे अधिकतम लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसका उद्देश्य ही लाभ प्राप्त करना होता है। अतः ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था की संज्ञा भी दी गई है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी की तरह मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मोटिव है वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना होता है। क्योंकि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई केंद्रीय नियोजन नहीं होता, अतः इसमें संपत्तियों के अधिकार, उनके हस्तांतरण, उनके अंतरण कर पूरे स्वतंत्र अधिकार होते हैं और कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के इन सारे तथ्यों को जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वर्ग संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि यह आय की असमानता को और बढ़ाती है। और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की जो ये कमियां हैं, जिसकी वजह से वर्ग संघर्ष पुराने समय में देखा भी गया, जिसने एक नई अर्थव्यवस्था के उदय को शुरू किया और वो अर्थव्यवस्था थी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आइए बच्चों, हम जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ये एक प्रकार की वो अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों पर वहाँ की सरकार या किसी एक केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है। यही केंद्रीय सत्ता यह तय करती है कि कितनी वस्तु का कितनी मात्रा में और किस कीमत पर उत्पादन होगा। वहीं अगर हम इस अर्थव्यवस्था के मोटिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इनका बेसिक मोटिव जो है वो अधिकतर समाज कल्याण, पब्लिक वेलफेयर होता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य नियोजन के साथ में परफेक्ट प्लानिंग के साथ किए जाते हैं और यहाँ पर संपत्तियों के हस्तांतरण अधिकार और अंतरण के अधिकार भी वहाँ की केंद्रीय सत्ता या फिर सरकार के पास होते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्योंकि आय की असमानता नहीं होती, अतः यहाँ पर वर्ग संघर्ष देखने को नहीं मिलता। पर क्योंकि इस तरह की अर्थव्यवस्था नियोजित होती है, इसीलिए ऐसी अर्थव्यवस्था को हम नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, या फिर क्योंकि इसके अंतर्गत एक गवर्न चीज़ों को किया जाता है, चीज़ों पर अधिकार किए जाते हैं, सरकार का आधिपत्य होता है, इसीलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आप कमांड इकोनॉमी के नाम से भी जान सकते हैं। परंतु एक बहुत रोचक विषय यह भी है कि जब हम केवल आर्थिक कल्याण के साथ साथ केवल हम पब्लिक वेलफेयर को ही अगर देखेंगे तो इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हमारे सामने आएंगे। अगर हम लाभ को शामिल ना करें तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था इन साधनों के भुगतान को लेकर परेशान होगी, या इन साधनों के भुगतान में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना हमें करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आगामी उत्पादन के संबंध में हमें कुछ कठिनाइयों को फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत से देशों ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की कमियों को देखते हुए एक तीसरी अर्थव्यवस्था को अपनाया है और वो अर्थव्यवस्था हमारे सामने आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में।
और भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इनका मिला जुला स्वरूप है। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र और सरकार क्षेत्र दोनों मिलकर परस्पर सहयोग से एक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और वहीं अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। हमारे भारत में भी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का प्रत्येक आर्थिक जगत के क्षेत्र में परस्पर बराबर का या फिर कह सकते हैं समान योगदान दिखाई देता है। इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी एक अर्थव्यवस्था में सभी साधनों पर प्रबंध और नियंत्रण अधिकार दोनों क्षेत्रों का हो, सरकार का ही और वहीं परस्पर निजी क्षेत्र का भी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जानते हैं। जब बच्चों हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक महत्वपूर्ण विषय को इससे जोड़ते हैं और वो है अर्थशास्त्र। तो बच्चों वापस आते हैं हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है। अभी जो मैंने आपको बताया कि एक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम स्कैरसिटी को जानते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो साधन है वह सीमित है और इन सीमित साधनों से ही हमें आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं होती हैं जिन्हें हम अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के रूप में जानते हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इन केंद्रीय समस्याओं के अलग अलग हल भी हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था यह देखती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए और साथ ही साथ में उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। तो बच्चों अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि केंद्रीय समस्याएं किस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था से संबंधित होती हैं और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में इन केंद्रीय समस्याओं के निदान क्या हैं।